महत्वपूर्ण जानकारी पर आज हम चर्चा करेंगे। जितने भी हमारी साथी आईसीडीएस के कर्मी हैं, उन सभी के लिए हम आज बात करेंगे कि एफआरएस से रिलेटेड आईसीडीएस के तरफ से वीसी के माध्यम से हम लोग को दबाव दिया गया था कि किस तरह से कार्य किया जाना है। उस पर चर्चा आज हम करेंगे कि एफआरएस क्या लागू होगी या मतलब कि वो आपको उस पे कार्य नहीं करनी है या कार्य करनी है। तो सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो हम बताना चाहते हैं कि एफआरएस में एक बैठक बुलाई गई, बैठक हुई थी एफआरएस से संबंधित वीसी के माध्यम से। तो उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि एफआरएस में जो बैठक हुई, उस बैठक में क्या एजेंडे पर चर्चा हुई, उस पे हम अभी बात करेंगे। तो आपको हम दिखाना चाहेंगे कि आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देते तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन ऐसे हम आपको इसे पढ़कर आपको बताना चाहते हैं। संयुक्त निर्देशक आईसीडीएस निर्देशालय की अध्यक्षता में दिनांक 26/3/2025 को जिला समन्वयक और जिला परियोजना सहायक और प्रखंड समन्वयक को वीसी के माध्यम से पोषण ट्रैकर पर 3-4 बिंदु पे बात किया गया। पहला बिंदु था कि जो सेविका सहायिका का केवाईसी अभी तक अनकम्प्लीट है, उसे कंप्लीट करने के लिए बोला गया था। उसकी बात की बात है कि सहायिका का बहुत सारा केवाईसी पेंडिंग है। उसके बाद बताया गया एफआरएस से संबंधित एफआरएस पे 100% काम करने के लिए हम लोग को निर्देश दिया गया है। यह 1 अप्रैल से लागू है, तो आप लोग को इस पे वर्क करनी ही है। और कोई भी आपको मन में सवाल होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम उसका रिप्लाई अवश्य देंगे और जवाब आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो आईसीडीएस की जो बैठक हुई, उसमें बैठक में राज्य स्तरीय पदाधिकारी और सलाहकार उपस्थित थी। श्रीमती भारती प्रियाबंद संयुक्त निर्देशक आईसीडीएस थे, संतोष कुमार गुप्ता थे, श्री रितेश कुमार स्टेट कोऑर्डिनेटर थे और श्री अमन कुमार। ये जो बैठक हुई, इसमें सभी जिला समन्वयक और प्रखंड समन्वयक को निर्देश दिया गया है कि एफआरएस 100% आप लोग को पूरी करनी है। तो इसके लिए जो लागू होनी है, तो 1 अप्रैल से आप लोग पेपर के माध्यम से और लेटर के माध्यम से, और आपके प्रखंड में जितने भी साथी प्रखंड समन्वयक है वो आप लोग को बताए होंगे, या तो आप लोग उससे अवगत हैं कि एफआरएस पूरी तरह से लागू होगी। ये बिहार सरकार की स्कीम नहीं है, ये भारत सरकार इस पत्र को जारी किया है। जब भारत सरकार इस पत्र को जारी किया है, तो आपको पूर्णतः इस लेटर के माध्यम से अब आपको अवगत रहना है कि इसमें कोई इफ वर्ड नहीं है कि एफआरएस बंद होगी या हटेगी। कोई आपको विश्वास इस पर फालतू बात पर नहीं करनी है, क्योंकि एफआरएस लागू होगी, 100% तो लागू होगी। और आभा आईडी के बारे में बताया गया, तो आभा आईडी में कोई समस्या नहीं है, आप लोग आभा आईडी बना सकते हैं। आभा आईडी बनाने के लिए हम अपने प्रोजेक्ट स्तर पर ट्रेनिंग भी दिए थे। जब हम लोग को दिसंबर में ट्रेनिंग दिया गया था, तो उसके बाद जो हम जनवरी में ट्रेनिंग करके आए थे मास्टर ट्रेनर बन के, तो उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग अपने प्रखंड स्तर पर, परियोजना स्तर में सेक्टर वाइज लेटर निकाले थे और लेटर के अनुसार हम लोग ट्रेनिंग दिए थे। हर सेविका को ट्रेनिंग दे दिया गया था जनवरी में ही। उनको ये भी बताया गया था
कि एफआरएस के माध्यम से टीएचआर होना है और लाभों को आप लोग को अभी से ही जागरूक करनी है, क्योंकि बाद में ये समस्या होगी कि उनका आधार मोबाइल से लिंक नहीं है, उनका ओटीपी नहीं आ रहा, ये सब बहुत सारी समस्या आएगा। तो इसीलिए हम लोग को 3 महीना पहले ही ट्रेनिंग दिया गया था। तो ट्रेनिंग देने के बाद हम लोग जस्ट जब ट्रेनिंग करके आए थे, तो उसके बाद हम लोग अपने प्रोजेक्ट में भी सेविका के साथ और महिला प्रवेशिका के साथ ट्रेनिंग किए थे। उसका शेड्यूल भी हम लोग के पास है और साइन सिग्नेचर जो भी होता है प्रोसेस ऑफिस का वर्क बुक हम लोग करवा के रखे हुए हैं। लेकिन आज तक बहुत सारे प्रोजेक्ट का एफआरएस 0% है और किसी का 1% है, और कुछ जिला ऐसे हैं जो 18% 20% एफआरएस कर भी लिए हैं। जैसे हम लोग को VC में बताया गया था कि मुंगेर एक जिला है, वहाँ पे 18% से ऊपर एफआरएस हुआ है। तो इसीलिए आपको हम बताना चाहते हैं कि एफआरएस से संबंधित आप लोग को कोई भी इफ वर्ड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी समस्या है आप लोग के साथ वो उसके निदान करना होगा आप लोग के साथ, और आप लोग को एफआरएस पे 100% आपको काम करनी होगी। ऐसा नहीं है कि एफआरएस बंद होने वाली है, एफआरएस पूर्णतः लागू है, तो लागू है 1 अप्रैल से इसकी प्रभाव भी आप लोग को दिखना चालू हो जाएगी। और आभा आईडी की हम बात करें तो आभा आईडी आपको एक ही बार बनाना है, ऐसा नहीं है कि बार बार आभा आईडी बनाना है। तो आभा आईडी बनाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एफआरएस में समस्या है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि एफआरएस में जो भी समस्या है वो ओटीपी की समस्या है। कि लाभार्थी के पास मोबाइल अवेलेबल नहीं है तो ओटीपी आपको लेने में परेशानी हो रही होगी। तो इससे संबंधित आप लोग अपने जो भी ये क्षेत्र हैं, क्षेत्र से संबंधित हैं, आंगनबाड़ी केंद्र में जितने भी लाभुक उस लायक हैं, एलिजिबल कैंडिडेट हैं, तो उनको आपको एफआरएस के माध्यम से टीएचआर देना भी है। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि सभी जिला परियोजना सहायक के द्वारा एफआरएस आभा आईडी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का ई-केवाईसी पोषाहार वितरण, टीएचआर गर्म पका भोजन, एचसीएम गर्भवती महिला, वृद्धि निगरानी का परियोजना वार प्रगति का प्रस्तुत पीपीटी के द्वारा किया गया था। महिला की वृद्धि निगरानी में परियोजना वार प्रगति की प्रस्तुतिकरण पीपीटी में किया गया। सभी मुख्य सचेतक संकेत को शामिल करते हुए मानसिक रूप से परियोजना का रैंकिंग का निर्देश सभी जिला को दिया गया था, ताकि सांकेतिक रूप से प्रदर्शन करने वाले परियोजना को चिन्हित कर संतोषजनक प्रगति न लाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। कुछ ऐसे जिले हैं जो निम्न परसेंटेज है, जैसे तीसरा पॉइंट में बताया गया है कि सभी समीक्षा की गई 1% से कम प्रदर्शन करने वाली परियोजना बाल विकास परियोजना पदाधिकारी प्रखंड समन्वयक एवं महिला प्रवेशिका को शोकॉज करने हेतु निर्देशित किया गया है। एफआरएस में प्रत्येक जिला में प्रदर्शन 3 परियोजना की विवरणी लिस्ट है, कौन कौन सा जिला का निम्न प्रदर्शन रहा उसका भी लिस्ट है। तो यही सब जानकारी है। आप लोग की तो कोई भी सवाल होगी तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य आप लोग क्वेश्चन पूछिएगा, उसका जवाब आप लोग को इजी वे में दिया जाएगा। क्योंकि एफआरएस के रिगार्डिंग आप लोग को बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारी इसमें संगठन हैं जो हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हड़ताल करने से भी कोई आप लोग को बेनिफिट नहीं होने वाली है, क्योंकि भारत सरकार का एक पत्र जारी है और पूरे स्टेट में ये चीज़ को लागू किया गया है। तो बिहार सरकार भी नहीं ऐसा चाहेगी कि एफआरएस बंद हो। तो आप लोग इस पर वर्क करें, उसी में भलाई है और उसी में आप लोग को काम करने में सहूलियत भी मिलेगा। अभी से यदि आप करते हैं, और मोबाइल जहाँ तक की बात रही कि मोबाइल नहीं लिंक है, तो
मोबाइल आप लोग आधार सेंटर पर जाएं और आधार सेंटर पर जाने के बाद 72 घंटा में मोबाइल नंबर अपडेट हो जाती है और एफआरएस के माध्यम से उनको डीएचआर के लिए ई-केवाईसी कंप्लीट करें ताकि आगे नेक्स्ट मंथ में भी आपकी कोई समस्या ना हो और किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण वगैरह ना मिले, ताकि आप लोग भी सचेत और सतर्क रहें। यही सब जानकारी के साथ आज हम लाइव आने का काम किए हैं और आप हमारे चैनल के माध्यम से पोषण ट्रैकर से संबंधित कोई भी अपडेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको इसी चैनल पर ऑथेंटिक न्यूज दी जाती है और किसी प्रकार का कोई गलतफहमी अपडेट नहीं दी जाती है। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी दी जाती है वो सही दी जा रही है और आप लोग इस चैनल को लगाव रखें ताकि कोई भी अपडेट हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहें तो आप तक पहुंचे। तो आप हमारे चैनल पर आए हैं, पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।